नेक्स्ट सेक्शन है द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, यानी क्रांति यानी रेवोल्यूशन और दैनिक जिंदगी, आज लोगों की आम जिंदगी, यानी आम जिंदगी पर लोगों की क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफ़ेक्ट पड़ा इसका रेवोल्यूशन का, क्या चेंजेस आए लोगों की लाइफ में, रेवोल्यूशन से पहले क्या हालात थे और रेवोल्यूशन के बाद क्या हालात हुए, उसका थोड़ा सा एनालिसिस इसमें करना है। देखते हैं क्या लिखा है, फिर आगे बढ़ेंगे। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वेयर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक दे रीड? क्या पॉलिटिक्स लोगों के टेस्ट बदल सकती है कि लोग कपड़े क्या पहने, लैंग्वेज कौन सी बोलें या कौन सी बुक पढ़ें? हुआ ये, द ईयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सो मैनी सच चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। ऐसा फ्रांस में हुआ कि लोगों पर रेवोल्यूशन का इतना प्रभाव पड़ा कि उनकी लाइफ में चेंजेस आए। उन्होंने अपने तो पहनने ओढ़ने के तौर तरीके बदले, लैंग्वेज बदली, बुक्स पढ़ते थे, वे उनका टेस्ट बदल गया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो इस तरह के जब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई, टुक इट अपॉन देमसेल्व्स टू पास लॉज दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जब आई तो उसने कुछ ऐसे कानून बनाए कि भाई जो लिबर्टी और इक्वलिटी की बातें हैं उन्हें डेली प्रैक्टिस में किस तरह से लागू किया जाए, डेली लाइफ में। आपने पता किया था ना पिछले लेक्चर में कि रॉबेस्पियर ने ये कह दिया कि भाई आप आपस में एक दूसरे को सिटीज़न बोलेंगे, तो एक दूसरे को सिटीज़न बोलना इक्वलिटी मेंटेन करने वाली बात है। उसी तरह से लिबर्टी की बात है कि भाई आप किस हद तक लिबर्टी, जैसे स्लेवरी फ्री कर एबोलिश कर दी तो एक हद तक लिबर्टी दे दी गई लोगों को। इस तरह से कानून बनाए गए और लिबर्टी और इक्वलिटी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। शुरुआत में करना पड़ता है ना आदत बनाने के लिए। जैसे कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको पढ़ने की प्रैक्टिस करानी है या किसी काम के डिसिप्लिन में लगाना है तो उसको कुछ दिन स्ट्रिक्ट होकर उससे वो काम कराना पड़ता है। धीरे धीरे उसे उसकी हैबिट पड़ जाती है। तो ये चीज़ शुरुआत में लॉ बनाकर की जाती है। तो सरकारों ने लॉ बनाए और इस तरह के काम कर दिए। One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. ये तो तभी लगा दिया गया था, आपने पढ़ा था ना कि जैसे अगस्त आया 4 अगस्त, तो किंग ने कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लिया, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया उस दिन से ही, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन लागू के जो रूल्स थे वो कुछ लागू जो कुछ बन गए थे लागू हो गए थे। तो उनमें से एक था एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, यानी पेपर में क्या खबर छपेगी क्या नहीं छपेगी उसे फ्री कर देना एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप होती है। सेंसरशिप क्या होती है कि भाई पेपर में यानी मीडिया में क्या दिखाया जाएगा, क्या खबर सुनाई जाएगी, जनता को दिखाने से पहले ये गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी को दिखाना पड़ता है, उससे अप्रूवल लेना पड़ता है। इसे बोलते हैं सेंसरशिप। इंडिया में सेंसरशिप केवल फिल्मों पर होती है कि कौन फिल्म का क्या कंटेंट, फिल्म मतलब जो मूवी है वो जनता में यानी किसी सिनेमा हॉल में रिलीज़ होने से पहले उसको एक बोर्ड है इंडिया में, बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन फॉर फिल्म, वो मूवी के स्टार्टिंग में आता भी है सर्टिफिकेट, वो चेक कर लेता है, वो फाइनल अप्रूवल देता है कि ठीक है आप ये कंटेंट इस मूवी का दिखा सकते हो। अगर उन्हें कोई कंटेंट आपत्तिजनक लगता है तो उसको वे हटा देते हैं, उसको डिलीट करवा देते हैं।
इसे ही सेंसरशिप बोलते हैं। तो उस दौर में सेंसरशिप थी खबरों पर भी। खबरों पर सेंसरशिप अलग अलग टाइम पे अलग अलग एरिया देशों में लगती रही है। इंडिया में भी अंग्रेज़ों ने सेंसरशिप लगाई। तो जो खबर वे चाहते थे वही छपती थी, जो मना थी, जिस पर मना कर दी तो वो मना ही है, वो फिर लोगों में नहीं जाएगी। और फिर भी अगर छाप दी तो वो जो जर्नलिस्ट है और उसकी जो प्रेस है वो ज़ब्त कर ली जाती थी। तो ये 89 में जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ ये एबोलिश कर दी गई, यानी ख़त्म कर दी गई। तो इससे पहले क्या था कि जैसे ओल्ड रिजीम था ना 89 तक, तो कि ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, चाहे बुक्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, प्लेज़ हैं, प्लेज़ तो ऑन द ग्राउंड होगा ना, लाइव, could be published or performed only after they had been approved by the censors of the kings। किंग का जो बॉडी थी सेंसर्स, वो अप्रूव करते तभी वो पब्लिश या परफॉर्म कर पाते थे। लेकिन जब डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन आई तो इसने प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी ए नेचुरल राइट। अब देखो, प्ले करना, कोई खबर छापना, कोई बुक लिखना, न्यूज़पेपर में लिखना, आर्ट पैम्फलेट में लिखना, ये क्या है? ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही तो है। और उसकी जब फ्रीडम दे दी गई एज ए नेचुरल राइट तो जाहिर सी बात है कि ये एबोलिश करना पड़ता। तो अब इसके बाद से न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस। शहरों में जगह जगह बिकने लगी, दुनिया भर की। और वहाँ से फिर गाँव में जाती थी, लोग शहरों में आते, ख़रीद कर ले जाते। कोई किसी ने दुकान कर ली गांव में, ये शहर से ले गया, गांव में रख ली, लो जी। कोई किराए पर पढ़ने का सिस्टम भी था वहाँ पर। किराए पर लोग पढ़ा करते थे लेकर, कॉमिक्स हैं, बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, इनको लोग ले जाते रेंट पर, पढ़ कर वापस दे दिया करते। तो उस टाइम एंटरटेनमेंट का या इन्फॉर्मेशन गेन करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया या एकमात्र ज़रिया बुक्स हुआ करती थी या रिटन मटेरियल हुआ करता था। तो इसके चलते वहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत ज़बरदस्त बढ़ा। लोगों को पढ़ने का इतना ज़्यादा एक इंटरनल मोटिवेशन मिला कि लोगों ने पढ़ना सीखा इसके लिए। क्योंकि फिर दूसरे से सुनते, भाई वो दूसरा सुनाना है, पढ़ के सुनाएगा, नहीं सुनाएगा, बड़ी प्रॉब्लम्स आती थी। या आपने इंग्लिश की बुक में चैप्टर भी पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर ही है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। तो वो दादी खुद ही पढ़ना सीखती हैं उसमें, क्योंकि वो परेशान हो जाती हैं किसी को दूसरों की मिन्नतें करते करते कि भाई पढ़ के सुना दे, पढ़ के सुना दे। फिर खुद ही पढ़ना सीखती हैं, फिर नॉवेल्स का मज़ा लेती हैं। ऐसे लोगों ने वहाँ पर भी सीखा। दे ऑल डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। तो अखबारों में आया करता था कि भाई कहाँ क्या हुआ, जैसे आज भी अखबारों में आता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मेंट दैट ओपोजिंग व्यू ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड। भाई कोई लॉ पास हुआ तो लॉ के अगेंस्ट भी कोई लिखने वाला है कि लॉ में खामियां क्या है, वो ओपोजिंग व्यू है, वो भी अखबारों में लिखते थे लिखने वाले। ईच साइड सोट टू कन्विंस द अदर्स ऑफ इट्स पोजीशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट, है ना। एक फेवर है, एक ओपोजिशन है, दोनों तरह के लोग। जब लोग पढ़ेंगे उन आर्टिकल्स को तो जो पढ़ने वाला है वो किसी न किसी एक साइड अपना ओपिनियन बना लेगा, किसी भी साइड बना सकता है वो। इसके अलावा प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिवल प्रोसेशन अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। लोग अट्रैक्ट हुए, भाई बड़ी अच्छी चीज़ है। दिस वॉज वन ऑफ द वे दैट कुड ग्रैस्प एंड आइडेंटिफाई विद आइडियाज़ सच एज लिबर्टी और जस्टिस, है ना, कि लोगों को जस्टिस और लिबर्टी का आइडिया हो सके, मीनिंग समझ में आ सके, ये सब कुछ उसके लिए किया गया। और एक्चुअली क्या था कि उस दौर में मैंने बताया ना लिटरेसी लेवल बहुत कम था। उसके चलते होता क्या था कि जो फिलोसफर्स लिखते थे वो कुछ लोग जो पढ़े लिखे लोग थे वही पढ़ पाते थे, अनपढ़ नहीं पढ़ पाते थे। तो इसके मैंने बताया आपको कि लोगों ने पढ़ना लिखना सीखा तो लोगों ने तब जाकर वहाँ अवेयरनेस बढ़ी, समझे।
और वे लोग अपने उस अंधकार का जो उनका एज था, डार्क एज जो यूरोप में मानी जाती है, वो उन्होंने पीछे छोड़ दी। साइंटिफिक इनोवेशन और रीजनिंग करके इन लोगों ने अपने आप को आज का जो मॉडर्न यूरोप है उस तरह में तब्दील कर दिया। तो आप देखिए आज फ्रांस है, जर्मनी है, यूरोप और मोस्टली जो कंट्रीज़ ऑफ यूरोप हैं वे डेवलप्ड कंट्रीज़ में गिने जाते हैं। उनकी थोड़ी सी पॉपुलेशन बहुत प्रोडक्टिव है, उनकी जीडीपी हमारी जीडीपी के बराबर है। आप सोच सकते हो कि हमारी प्रोडक्टिविटी और उनकी प्रोडक्टिविटी में कितना डिफरेंस है। तो आज के लिए इतना ही। टुमारो वी विल डिस्कस कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर एंड आई विल try to give you a revision in slides so that you can get a short quick revision of the chapter. So for today that is all. Thank you and have a nice day.